गुड मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट्स नहीं है सर इसमें आज? आईडी वगैरह शेयर हुई है? ये आज कोई अपने में ही है ना, सर कोई भी नहीं है पार्टी। गुड मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो प्रॉपर है क्या, एक बार बताना। जैन, अर्पण, दीप, गायत्री, एनीवन? ऑडियो वीडियो प्रॉपर है क्या बच्चों? यस। चलो अपन टॉपिक क्या ले रहे थे, कहाँ तक हुआ था ये बताओ मुझे। यहाँ तक ले लिया था ना, केडी कामत एंड कंपनी तक हो गया था, है ना? ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप कराना है ना? हेडिंग डालो कॉपी में अपने। बातें नहीं क्लास। ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चंस पे पूछा जाता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है। सेक्शन नंबर कौन सा चलेगा हमारा? 6 चलेगा। सेक्शन 6 क्या कहता है? और डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा व्हाट इज ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। क्वेश्चन बेटा कैसे पूछा जाएगा? वेदर अ ग्रुप ऑफ पर्संस इज अ फर्म और नॉट, whether an individual is a partner or not, how will you determine it, what are the modes of determining the partnership। तो उसमें आपको देना पड़ेगा सेक्शन नंबर 6। सेक्शन 6 क्या कहता है? देखो, अगर मुझे सीपीटी में बताना होता था ना, मेरे को सिर्फ एक चीज बतानी होती थी कि ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप म्यूचुअल एजेंसी है। ये है तो पार्टनरशिप है और ये नहीं है तो पार्टनरशिप ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अपना पेपर कैसा है? सब्जेक्टिव। तो ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप कहाँ बताया गया है? सेक्शन 6। सेक्शन 6 कहता है रिगार्ड शुड बी हैव टू द रियल इंटेंशन ऑफ द पार्टीज, रिलेशन बिटवीन द पार्टीज। आपको देखना है पार्टीज का इरादा क्या था, उनके बीच में संबंध कैसे थे, उससे पता चलेगा पार्टनरशिप है या नहीं है। और 3 चीजें चेक करनी पड़ेंगी। क्या? पहली चीज क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। और तीसरा क्या होना चाहिए? म्यूचुअल एजेंसी। और इन तीनों को तुम्हें डिस्क्राइब करना है। कल मैंने एक्सप्लेन की थी ये तीनों चीजें तुम्हें इसेंशियल एलिमेंट में, याद आ रहा है? तो अगर आपसे ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप पूछे सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग ये 3 चीजें होनी चाहिए। एक तो क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट, एक होना चाहिए शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और एक होना चाहिए म्यूचुअल एजेंसी। एग्रीमेंट में जो तुमने वहां पढ़ा था वो भी दे सकते हो। एग्रीमेंट कैन बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, इट कैन बी ओरल और इन राइटिंग, ठीक है। कौन लोग ये एग्रीमेंट कर पाएंगे? नेचुरल पर्सन एंड द लीगल पर्सन, जिनकी सेपरेट लीगल एंटिटी है वही ये कर सकते हैं। फर्म कैन नॉट बी अ पार्टनर इन अनदर फर्म, याद आ रहा है? कल पढ़ा था अपन ने। क्यों? क्योंकि किसी पार्टनरशिप फर्म की सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, पढ़े थे ना अपन ने। उसके बाद में क्या आ रहा है तुम्हारा? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। तो हमें पता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज प्राइमा फेसी एविडेंस, फाइनल एविडेंस क्या होता है तुम्हारा? म्यूचुअल एजेंसी। फिर आप वो 4 केसेस बता के आओगे। इन फॉलोइंग 4 केसेस देयर इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट बट देयर इज नो पार्टनरशिप, याद आ रहा है? एक तो आपने पढ़ा था सेल ऑफ गुडविल, सेलर ऑफ गुडविल हु एग्रीज टू रिसीव शेयर इन प्रॉफिट, कल बताया था। दूसरा क्या लिखा था? क्रेडिटर और मनी लेंडर,
Who agrees to receive share in profit? Servant or agent as remuneration? Widow and children of deceased partner. याद आ रहा है? वो चीज हमें याद देनी है। और तीसरा क्या आ रहा है? म्यूचुअल एजेंसी। इसमें क्या बताओगे? जो वहां लिखा था क्या? वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। एवरी पार्टनर इज प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट। ठीक है, खुद की कैपेसिटी में काम करे तो प्रिंसिपल, दूसरे पार्टनर्स को रिप्रेजेंट करे तो उनका एजेंट। ठीक है, हमने क्या बोला था इसके अंदर? बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल ऑफ देम और वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कॉन्क्लूसिव एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप, कॉर्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप। ये है तो पार्टनरशिप है, नहीं है तो पार्टनरशिप ही नहीं है। तो ये ओवरऑल हमारी समरी है किसकी? सेक्शन नंबर 6 की। किसके लिए? लॉस के लिए अलग से रेशियो नहीं होता। अगर आपको दिया हुआ है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो उसके लिए लगेगा, और अगर नहीं है तो फिर इक्वली। यूजुअली क्या होता है, लॉसेस जो है उसी रेशियो में बढ़ते हैं जिस रेशियो में प्रॉफिट बढ़ता है। लॉस के लिए सेपरेटली नहीं होता। कुछ नहीं लिखा है तो इक्वली, कुछ नहीं लिखा है तो इक्वली। देखो इसको मैं बताऊं आपको क्वेश्चन कैसे आता है। ये लाइन अंडरलाइन करना बेटा, ये क्वेश्चन में पूछी जाती है। वेदर अ ग्रुप ऑफ पर्सन इज और इज नॉट अ फर्म, वेदर अ पर्सन इज और इज नॉट अ पार्टनर, रिगार्ड शुड बी हैव टू द रियल रिलेशन बिटवीन द पार्टनर्स। क्वेश्चन में पूछता है हाउ विल यू डिटरमाइन, क्वेश्चन क्या पूछता है? हाउ विल यू डिटरमाइन वेदर अ ग्रुप ऑफ पर्सन इज और इज नॉट अ फर्म और a person is or is not a partner. Explain the true test of partnership. समझ आई चीज? ऐसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा। आपको क्या देखना पड़ता है? What is the real relation between the parties? ये याद रखना। Regard should be had to the real relation between the parties, कि पार्टीज के बीच में संबंध कैसे थे। ठीक है, फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप तीन चीजें प्रूव करनी है। पहला एग्रीमेंट, दूसरा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, तीसरा म्यूचुअल एजेंसी। बिजनेस वाज कैरिड ऑन बाय ऑल ऑफ देम और वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। आपको अलग से यहाँ से मैटर लेने की कोई जरूरत नहीं है। जो इसेंशियल एलिमेंट में पढ़ा था ना एग्रीमेंट, वो भी आप यहाँ पर आराम से दे सकते हो। मैं एक बार बस रीडिंग लगवा रही हूँ। पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाय एग्रीमेंट नॉट बाय स्टेटस। स्टेटस मतलब क्या होता है? उत्तराधिकार। स्टेटस मतलब उत्तराधिकार। सक्सेशन बोलते हो ना जिसको। रिलेशन बिटवीन पार्टनरशिप अराइजेस ओनली बाय एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, नॉट फ्रॉम द स्टेटस। इन पर्टिकुलर फैमिली मेंबर्स ऑफ HUF, वो HUF होती है आपकी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, वहां पर मेंबरशिप बाय बर्थ होती है कि नहीं होती है? ठीक है, इट अराइजेस बाय सक्सेशन, है ना? तो वो जो है आपकी कभी भी पार्टनरशिप जो फर्म है उसके अंदर पार्टनर नहीं बन सकती। ठीक है, क्या दे रखा है? मेंबर्स ऑफ HUF कैरिंग ऑन फैमिली बिजनेस, बर्मीज बुद्धिस्ट हस्बैंड एंड वाइफ आर नॉट पार्टनर्स इन सच बिजनेस, आर नॉट पार्टनर्स। क्यों? इनके में सक्सेशन होता है बेटा। इसमें यही होता है ना HUF के अंदर, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फैमिली मेंबर्स होते हैं, वही तो बिजनेस चलाते हैं। जो हेड ऑफ द फैमिली उसको क्या बोलते हैं? कर्ता। कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड और बाकी मेंबर्स की क्या होती है? लिमिटेड टू देयर इंटरेस्ट। ठीक है, तो बाय सक्सेशन होती है। जबकि हमारी पार्टनरशिप कैसे बनेगी? बाय एग्रीमेंट, बाय कॉन्ट्रैक्ट। इसे समझने के लिए एक बार बता दिया मैंने आपको। आप याद क्या करना? जो इसेंशियल एलिमेंट में दिया था वो लिख देना। फिर क्या बोल रखा है? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट कहां से लोगे ये देखो। पहले तो यहां से दे देना। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एज एन एसेंशियल एलिमेंट टू कॉन्स्टिट्यूट द पार्टनरशिप, बट इट इज ओनली प्राइमा फेसी एविडेंस, नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस। ठीक है, फिर आप वो 4 पॉइंट दे देना। इन द फॉलोइंग 4 केसेस देयर इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट बट देयर इज नो पार्टनरशिप। कुछ याद आ रहा है? लेंडर ऑफ मनी हु एग्रीज टू रिसीव शेयर इन प्रॉफिट, सर्वेंट और एजेंट एज रेम्यूनरेशन, विडो और चिल्ड्रन ऑफ डिसीज पार्टनर, और ये आएगा तुम्हारा सेल ऑफ गुडविल। सेलर ऑफ गुडविल एग्रीज टू रिसीव शेयर इन प्रॉफिट। इसकी इजी लैंग्वेज आपको PDF में लिखी हुई मिल जाएगी। ठीक है, कैसे देना है वो मैंने समझा दिया।
ये पॉइंट अपन कल भी समझ चुके थे। यहां तक कोई डाउट है क्या, किसी को बताओ? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट में ये चीज आपको देके आनी है। नेक्स्ट क्या बच्चा अपना? म्यूचुअल एजेंसी। ये पूरा करने की जरूरत नहीं है आपको, एजेंसी पे आ जाओ। अब आप ये बताओ मुझे, यहां से लेके यहां तक पढ़ लो, पूरा वही है या नहीं है बता दो मुझे एक बार। इसेंशियल एलिमेंट में पढ़ा था, डिट्टो वही है तुम्हारा। अब भाई दो दो जगह याद थोड़ी ना करोगे, एक जगह पढ़ लो बस। हर पार्टनर प्रिंसिपल भी है, एजेंट भी है ना? काम करेगा एक पार्टनर, जिम्मेदार होगी पूरी की पूरी फर्म। म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए, है ना? कॉर्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप है, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप है, कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप है। इस पे तो आपको लिखने की कमी नहीं है। अब मेरी बात सुनो बेटा, लाइन बाय लाइन याद करना कोई जरूरी नहीं है। सिंपली देखो, अगर क्वेश्चन आ गया 6 मार्क्स का, ठीक है, हाउ विल यू डिटरमाइन वेदर अ ग्रुप ऑफ पर्सन इज अ फर्म और नॉट, इंडिविजुअल पर्सन आर पार्टनर और नॉट, ठीक है? तो आप क्या देके आओगे? रिगार्ड शुड बी हैव टू द रियल रिलेशन बिटवीन द पार्टीज। ये वर्ड याद रखना, रिगार्ड शुड बी हैव टू द लिख लो चाहे, रिगार्ड शुड बी हैव टू द रियल रिलेशन बिटवीन द पार्टीज। कैसे पता लगाओगे पार्टीज के बीच में रियल रिलेशनशिप कैसी थी? फिर बोलोगे रिगार्ड शुड बी हैव टू द रियल रिलेशन बिटवीन द पार्टीज, रियल रिलेशन बिटवीन द पार्टीज। फिर बोलोगे 3 इसेंशियल एलिमेंट शुड बी देयर। फर्स्ट एग्रीमेंट, उसके बारे में एक्सप्लेन करना। सेकंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, उसके बारे में वो 4 पॉइंट आने चाहिए यहाँ पे। इन द फॉलोइंग 4 केसेस देयर इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट बट नो पार्टनरशिप, वो 4 दोगे यहाँ पे, है ना? और बताना प्राइमा फेसी एविडेंस है, फाइनल एविडेंस नहीं है। फिर आएगा म्यूचुअल एजेंसी, बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल ऑफ देम और वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है? ये कर लोगे, बताओ क्वेश्चन आया तो आई थिंक इजिली कर सकते हो, ठीक है? अब आ गए अपन, एक केस आ रहा है यहाँ पर और ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। केस का नाम तो नहीं दे रखा आंसर में, लेकिन केस इंपॉर्टेंट है। क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था शांति रंजन दास गुप्ता अगेंस्ट दासीराम मुर्जामुल। क्या बोला कि भाई इन केसेस में देयर इज नो पार्टनरशिप बिटवीन द पार्टनर्स। आपको क्वेश्चन दे रखा था आरटीपी में, मैंने आपकी एमसीसी बुकलेट में भी क्वेश्चन डाला है ये, इन विच रिलेशंस देयर इज नो पार्टनरशिप। तो आपको यहाँ पर ये 4 पॉइंट याद करने कि इन 4 केसेस में कोई पार्टनरशिप नहीं मानी जाएगी। पहला केस क्या कहता है? पार्टीज ने टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप का कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया है, मतलब पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है वो प्रिपेयर्ड नहीं है। टर्म्स एंड कंडीशन का रिकॉर्ड तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ही होता है ना, वो एग्रीमेंट नहीं है, ये कहना चाहते हैं। दूसरा देखो, पार्टनरशिप बिजनेस के कोई अकाउंट्स मेंटेन नहीं हुए, नो अकाउंट्स। तीसरा कहता है कि पार्टनरशिप का कोई बैंक अकाउंट नहीं खुला हुआ है। और चौथा कहता है कि अगर नई पार्टनरशिप बनती है ना आपकी, तो आपको एक अथॉरिटी होती है बेटा, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोक्योरमेंट, उसको बताना पड़ता है। अगर आपने उसको इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो भी पार्टनरशिप नहीं मानी जाएगी। नो रिटन इंटीमेशन वॉज गिवन टू डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोक्योरमेंट विद रिस्पेक्ट टू न्यूली क्रिएटेड पार्टनरशिप। अगर ये 4 केसेस है तो माना जाएगा कोई पार्टनरशिप नहीं है। दोबारा रिवाइज करो मेरे साथ, इन 4 केसेस देयर इज नो पार्टनरशिप। पहला, पार्टनरशिप की टर्म्स एंड कंडीशन का रिकॉर्ड मेंटेन नहीं है, नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पार्टनरशिप के बिजनेस अकाउंट्स मेंटेन नहीं है, बैंक अकाउंट ओपन नहीं है। और चौथा क्या कहता है? इफ इट इज न्यूली क्रिएटेड पार्टनरशिप, तो डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोक्योरमेंट को आपने रिटन में इंफॉर्मेशन या इंटीमेशन नहीं दी है। केस का नाम क्या था तुम्हारा? शांति रंजन दास गुप्ता अगेंस्ट दासीराम मुर्जामुल। याद रहेगा ये चीज? तो ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, बच्चे छोड़ के चले जाते हैं लेकिन आरटीपी में दिया हुआ क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। एमसीसी में भी ये क्वेश्चन आपकी बुकलेट में दिया हुआ है। अब आ रही है डिफरेंसेस। डिफरेंसेस पढ़ना जा रहे हैं अपन एंटाइटीज के बीच में। एक तरफ तो पार्टनरशिप रहेगी और दूसरी तरफ एंटाइटीज बदलती जाएगी। सबसे पहले क्या आ रहा है? कंपनी।
सबसे पहले क्या लेंगे? कंपनी। ठीक है, एक पार्टनरशिप फर्म और कंपनी के बीच में क्या डिफरेंस है ये लेने जा रहे हैं। देखो, कंपनी जो है उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, जबकि पार्टनरशिप फर्म की कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। हम कैसे याद करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस। ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस। देखो, इसमें पहला पॉइंट क्या कह रहा है तुम्हारा? लीगल स्टेटस, यही दिया हुआ है। पार्टनरशिप फर्म में नो सेपरेट लीगल एंटिटी। दूसरी तरफ क्या लिखोगे? कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, मतलब कंपनी की अपने मेंबर से अलग भी एक पहचान होती है। कंपनी अलग है, मेंबर्स अलग है। एक केस आया था सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। अपने कोर्स में ना कंपनीज एक्ट वहां पढ़ेंगे अपन। कंपनी अलग है, मेंबर्स अलग है। सेपरेट लीगल एंटिटी कंपनी की होती है, फर्म की नहीं होती। तो ये हमारा हो गया पहला डिफरेंस। आई थिंक सबको समझ आया ये वाला। नेक्स्ट देखो, इसमें क्या दिया है? एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी कहां पर होती है भाई? पार्टनरशिप फर्म। तो क्या बोला? हर पार्टनर दूसरे पार्टनर्स का और फर्म का एजेंट होता है। हर पार्टनर दूसरे पार्टनर्स का और फर्म का एजेंट होता है। दूसरी तरफ बात करूं तो कंपनी का मेंबर कंपनी का एजेंट नहीं होता है, ना ही बाकी मेंबर्स का एजेंट होता है। क्या लिखा है? देखो, इन एवरी फर्म एवरी पार्टनर इज एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स एज वेल एज ऑफ दी फर्म। दूसरी तरफ कंपनी में अ मेंबर इज नॉट द एजेंट ऑफ अदर मेंबर्स, नहीं होता ना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अगर पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट हुआ तो क्या करेंगे बेटा? पार्टनर्स के बीच में बांट दिया जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे, नहीं है तो इक्वली बांट देंगे, यही होगा ना। अब कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो वो क्या करती है? डिविडेंड डिक्लेयर करती है। क्या जरूरी है कंपनी के लिए डिविडेंड डिक्लेयर करना? इट्स नॉट कंपल्सरी। इवन इन केस ऑफ प्रॉफिट कंपनी डिविडेंड देने से मना कर सकती है। लॉजिक सुनो मेरा, क्या कहना चाहती हूं मैं। सपोज करो कंपनी के पास प्रॉफिट हुआ, लेकिन कंपनी को एक्सपेंशन के लिए पैसा चाहिए। अब उसके पास दो ऑप्शन है। एक तो मार्केट से जाके डेप्ट कैपिटल उठाए। अगर मार्केट से डेप्ट कैपिटल उठाएगी तो टाइम टू टाइम इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा, एग्रीड और नॉट? करना पड़ेगा ना, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं, शेयर होल्डर का पैसा रोक ले, उनको डिविडेंड ना दे, उस पर कोई ऑब्लिगेशन भी नहीं है। तो उस साल कंपनी क्या बोलेगी कि हम आपको इस बार डिविडेंड नहीं दे रहे, जब इस एवेन्यू में एक्टिविटी में हमको फायदा होगा तो हम आपको डबल रेट से डिविडेंड दे देंगे। जरूरी नहीं होता कंपनी के लिए कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिविडेंड दे ही दे, मना भी कर सकते हैं। समझ आई चीज की नहीं आई बताओ? इट्स नॉट कंपल्सरी। और क्या पूरा का पूरा प्रॉफिट डिविडेंड में बांट देते हैं क्या? पहले रिजर्व एंड सरप्लस जैसी भी कोई चीज होती है, रिटेन अर्निंग, उनमें ट्रांसफर होता है, बहुत छोटा सा पोर्शन डिविडेंड की फॉर्म में दिया जाता है। क्या लिखा है देखो? प्रॉफिट ऑफ द फर्म मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। दूसरी तरफ नो सच कंपल्शन टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग द members. Some portion of profit, generally not the entire profit, become distributable among the shareholders only when the dividend are declared. साइड में लिखना चाहो अपने समझने के लिए लिख लो, कंपनी में और मे नॉट डिक्लेयर डिविडेंड। कंपल्सरी नहीं है यहाँ पर। कंपनी में और मे नॉट डिक्लेयर डिविडेंड। कंपनी डिविडेंड दे भी सकती है और नहीं भी, आप मजबूर नहीं कर सकते। और पूरा का पूरा प्रॉफिट नहीं देती, प्रॉफिट का छोटा सा हिस्सा। आगे क्या ले रहे हैं देखो? एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड, कैन एक्सटेंड इवन अप टू देयर पर्सनल असेट्स, जा सकती है ना। दूसरी तरफ हम बात करें तो मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड। ठीक है, डिपेंड करता है आपकी कंपनी कैसी है। अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है तो लिमिटेड टू अनपेड अमाउंट ऑन द शेयर। अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो गारंटीड अमाउंट तक लिमिटेड है, ठीक है। और अगर आपकी कंपनी अनलिमिटेड है देन द मेंबर्स लायबिलिटी विल बी अनलिमिटेड, जो कि कॉमन नहीं है हमारे इंडिया में। इंडिया में हमारे अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनियां कॉमन नहीं है। क्या चीज दी है देखो? इन केस ऑफ पार्टनरशिप लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स अनलिमिटेड, ठीक है, कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम देयर प्राइवेट प्रॉपर्टी। अगर जॉइंट एस्टेट सफिशिएंट नहीं है तो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी तक से पैसे लिए जा सकते हैं। लायबिलिटी कैसी होती है इनकी? अनलिमिटेड। दूसरी केस में बात करें, अगर कंपनी कैसी है? लिमिटेड बाय शेयर,
ठीक है। अमाउंट लाइबिलिटी कहां तक लिमिटेड होगी? अनपेड अमाउंट तक। 10 रुपए का शेयर है, 6 रुपए कंपनी मंगा चुकी है मुझसे, ज्यादा से ज्यादा कितना मंगा सकती है? 4 रुपए। माई लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द अनपेड अमाउंट, अनपेड अमाउंट ऑन द शेयर। दूसरा क्या है? अगर कैसी कंपनी है मेरी? गारंटी कंपनी। लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द अमाउंट एग्रीड टू बी लाइबल, गारंटीड अमाउंट। मैंने कहा कल को ये कंपनी वाइंडिंग अप में चली गई, मैं गारंटी देती हूँ कि मैं 20,000 रुपीज का अमाउंट कंट्रीब्यूट करूंगी टुवर्ड्स द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। मेरी लाइबिलिटी सिर्फ कहां तक है? 20,000 रुपए। समझ आई चीज की नहीं आई बताओ? अप टू द गारंटीड अमाउंट, अप टू द गारंटीड अमाउंट। और अगर कंपनी कैसी? अनलिमिटेड, वहां मेंबर्स की लाइबिलिटी कैसी होगी? अनलिमिटेड। वहां मेंबर्स की लाइबिलिटी कैसी होगी? अनलिमिटेड। तो 3 केस दिए कंपनीज के। लिमिटेड बाय शेयर है तो अनपेड अमाउंट तक, लिमिटेड बाय गारंटी है तो गारंटीड अमाउंट तक, और अनलिमिटेड कंपनी है तो नो लिमिट ऑन द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स। समझ आ गई चीज? नेक्स्ट क्या आ रहा है? प्रॉपर्टी। फर्म की प्रॉपर्टी, इट इज द जॉइंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द पार्टनर्स, यस और नो? प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज द जॉइंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द पार्टनर्स, जिसमें सभी पार्टनर्स का इंटरेस्ट होता है कि नहीं होता है? बताओ। जबकि कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी की होती है, इट इज नॉट द जॉइंट प्रॉपर्टी। कंपनी की प्रॉपर्टी अलग है, मेंबर्स की प्रॉपर्टी अलग है। कंपनी की प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग किसके नाम से होती है? कंपनी के नाम से होती है। कहने को कहा जाता है कि शेयर होल्डर्स ओनर्स हैं, बट मान लो कंपनी का एक मेंबर दिवालिया हो गया, तो क्या कंपनी की असेट्स बेचकर अपना कर्जा चुका सकता है क्या? नहीं चुका सकता। क्यों? कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी के नाम से होती है। कंपनी इज अ लीगल पर्सन, इट इज केपेबल ऑफ होल्डिंग द प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम, इन इट्स ओन नेम। क्या चीज दी है देखो? इन अ कंपनी प्रॉपर्टी इज सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ द मेंबर्स which can receive it back only in the form of dividend or the refund of the capital। कंपनी दिवालिया हो गई तो मेंबर भी जिम्मेदार नहीं है, मेंबर की लायबिलिटी भी लिमिटेड है। मैंने 20,000 रुपए के एनटीपीसी के शेयर्स खरीदे, कंपनी मुझसे ज्यादा से ज्यादा कितना मंगवा सकती है? 20,000, उससे ऊपर 1 रुपया भी नहीं मंगा सकती। दूसरी तरफ मैंने कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं और कल को मुझे जरूरत है तो क्या मैं कंपनी की एसेट्स बेच सकती हूँ? नहीं कर सकती। कंपनी की प्रॉपर्टी सेपरेट है, मेंबर्स की प्रॉपर्टी सेपरेट है। और यहां क्या लिखा हुआ है? फर्म्स प्रॉपर्टी इज द जॉइंट एस्टेट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। ठीक है, एक लाइन लिखो यहां पर, प्रॉपर्टी ऑफ फर्म, प्रॉपर्टी ऑफ फर्म इज जॉइंट प्रॉपर्टी, is joint property of all the partners, joint property of all the partners in which all the partners have, in which all the partners have community of interest। ये वर्ड आगे काम आएगा। In which all the partners have community of interest, in which all the partners have community of interest। पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी जॉइंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द पार्टनर्स है, जिसमें सभी पार्टनर्स का इंटरेस्ट होता है, सभी पार्टनर्स का इंटरेस्ट होता है। आई थिंक यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट क्या आ रहा है? ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। पार्टनरशिप फर्म में अगर आप अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर करना चाहते हो, अब यहाँ वर्ड शेयर यूज किया है ना? पार्टनरशिप फर्म में वो वाले शेयर नहीं होते जो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं। पार्टनरशिप फर्म के केस में शेयर का मतलब क्या है? इंटरेस्ट, हिस्सा। ठीक है, तो एक बंदा जो है, पार्टनर जो है, वो अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर करना चाहता है किसी आउटसाइडर को, कर सकता है, लेकिन क्या चाहिए होती है? कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर्स। यूनिट नंबर 2 में टॉपिक आएगा ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, तब मैं डिटेल में बताऊंगी कि एक बंदा अपना, एक पार्टनर है, वो अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर करना चाहता है किसी आउटसाइडर को, कर सकता है, लेकिन क्या चाहिए? कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर्स। कंपनी के केस में बात करते हैं, मेरे पास कंपनी के शेयर्स है, मैं बेचना चाहती हूँ, क्या मुझे किसी की कंसेंट लेनी है? नहीं लेनी है।
पब्लिक कंपनी के केस में बात करूं, शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, इजीली स्टॉक एक्सचेंज में बेच सकती हूँ, नो नीड टू टेक परमिशन फ्रॉम अदर मेंबर्स। नहीं लेनी ना भाई। अगर कंपनी की बात करूं, पब्लिक कंपनी की बात करूं, शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, मेरे शेयर से मैं इजीली स्टॉक एक्सचेंज में बेच सकती हूँ, किसी की भी परमिशन लेने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। ठीक है कि नहीं है, बताओ मुझे। प्राइवेट कंपनी में जरूर रेस्ट्रिक्शन होते हैं, आर्टिकल्स में लिखे हुए होते हैं। पब्लिक के केस में क्या होता है, इट इज अनरेस्ट्रिक्टेड। क्या लिखा हुआ है देखो, शेयर इन पार्टनरशिप तब तक ट्रांसफर नहीं कर सकते जब तक कि सारे पार्टनर हाँ ना बोल दें। दूसरी तरफ इन अ कंपनी शेयर होल्डर कैन ट्रांसफर हिज शेयर्स सब्जेक्ट टू द प्रोविजन गिवन इन आर्टिकल्स। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में जहां पे शेयर्स कहाँ कोटेड है, स्टॉक एक्सचेंज, ट्रांसफर इज अनरेस्ट्रिक्टेड। आप इजीली अपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज पे बेच सकते हो, किसी की परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं। समझ आई चीज की नहीं आई, बताओ। इंटरेस्ट भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। जैसे मान लो एक फर्म में 5 पार्टनर है, ए बी सी डी ई। ई अपना अब तक का जितना इंटरेस्ट बनता है, जितना उसका पार्टनरशिप फर्म में हिस्सा बनता है, ट्रांसफर करना चाहता है मिस्टर एक्स को, आउटसाइडर को, तब तक नहीं कर सकता जब तक ये ए बी सी डी हाँ ना बोलते। यहां पर एक तरीके से शॉर्ट में बताऊं, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इज डिफिकल्ट इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इज वेरी इजी इन द केस ऑफ कंपनी। कोई परमिशन नहीं, कुछ नहीं। समझ आई चीज की नहीं आई, बताओ बेटा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है हमारा, मैनेजमेंट। अब मुझे 2 चीजों के आंसर दोगे आप। मैं पूछ रही हूं, एक तो मुझे बताओगे ओनरशिप और एक मुझे बताओगे कंट्रोल। पार्टनरशिप फर्म में ओनरशिप किसकी, पार्टनर्स की, कंट्रोल किसका, पार्टनर्स का। ठीक है, और अगर कंपनी में बात करूं ओनरशिप किसकी, शेयर होल्डर, मेंबर्स बोलते हैं जिनको, है ना। और अगर मैं बात करूं कंट्रोल तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये लिख लो अपने समझने के लिए, ओनरशिप एंड कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब क्या है मेरा, मैनेजमेंट। कंट्रोल मतलब मैनेजमेंट। अगर मैं पार्टनरशिप फर्म में बात करूं तो ओनरशिप और मैनेजमेंट दोनों किसके हाथ में है, पार्टनर्स के हाथ में। और अगर कंपनी में बात करूं तो ओनरशिप तो हमारी है शेयर होल्डर की, लेकिन मैनेजमेंट कौन है, किसके हाथ में है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, BOD। क्या लिखा है देखो, ऑल द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, कर सकते हैं ना। दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ है देखो, मेंबर्स मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते सिवाय कुछ जगह के, अनलेस दे आर अपॉइंटेड एज डायरेक्टर्स। मेंबर्स हाउएवर उनके पास राइट होता है कि वो जनरल मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, वोटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन मैनेजमेंट की पावर इनके पास नहीं है। लिख लेना, मैनेजमेंट पावर इज विद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। रजिस्ट्रेशन, पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, चाहो तो कराओ चाहो तो मत कराओ। ठीक है, नॉट मैंडेटरी। कंपनी के केस में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। कंपनी बनती ही कैसे है, बाय रजिस्ट्रेशन अंडर कंपनीज एक्ट 2013। रजिस्ट्रेशन क्या हो गया, कंपनी में तो कंपलसरी और पार्टनरशिप फर्म में ऑप्शनल। आप चाहो तो कराओ चाहो तो मत कराओ। वाइंडिंग अप, सारे पार्टनर्स चाहे तो कभी भी पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब कंपनी तो हमारी लीगल पर्सन है, मेड बाय लॉ, कैन बी डिस्ट्रॉयड ओनली बाय लॉ। तो इसे खत्म करने का क्या तरीका है, या तो इसको वाइंड अप कर दिया जाए बाय NCLT, या फिर ROC इसका नाम हटा दे रजिस्टर ऑफ कंपनीज से। सीधे खत्म नहीं हो सकती है, इसको मेंबर्स खत्म नहीं कर सकते। इसका पूरा प्रोसीजर होता है वाइंडिंग अप का, जो कि आपको फॉलो करना पड़ता है। 2 अथॉरिटीज है जो ये खत्म कर सकती है, एक तो NCLT और एक ROC। NCLT क्या करेगी, वाइंड अप करा देगी कंपनी को खत्म। ROC क्या करेगी, रजिस्टर ऑफ कंपनीज से उसका नाम ही हटा देगी। सभी कंपनीज का एक रजिस्टर मेंटेन होता है, रजिस्टर ऑफ कंपनीज किसके पास, ROC के पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास। उससे डायरेक्टली नाम हटा सकती है।
यहाँ पे तो पार्टनर्स जो होते हैं वो फर्म को डिसॉल्व करा सकते हैं कभी भी। यहाँ पर क्या होता है, दो अथॉरिटीज के पास पावर है, एनसीएलटी और आरओसी। नंबर ऑफ मेंबरशिप, अब देखो मैंने तुम्हें वहां पर बताया था 150 की लिमिट आगे कहीं आएगी परेशान करेगी। देखो क्या दिया है, सेक्शन 464, मैक्सिमम नंबर पार्टनर्स नॉट एक्सीड 100, हाउएवर रूल्स ने क्या बताया 50, प्रेजेंट लिमिट क्या चल रही है 50, सीधे ही लिख लेता मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50, नहीं लिखा, अब ये 100 देता। आप मुझसे पूछते मैम वहां तो 50 पड़ा था, इसलिए मैंने तुम्हें वहां पे पूरा क्लियर कट बताया था कि ठीक है क्या दिया हुआ है 100 और एज में भी प्रिस्क्राइब, रूल्स में कितनी प्रिस्क्राइब हुई है 50, प्रेजेंटली कितनी लिमिट लगेगी 50 लगेगी, याद रहेगा। आगे क्या दिया इसमें, कंपनी के केस में अगर बात करें तो क्या है, अब मैं तुम्हें बहुत अच्छे से बताती हूँ। देखो ये मिनिमम मैक्सिमम, कम से कम कितने पार्टनर होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 50, ठीक है। अब आ जाओ कंपनी के केस में, एक तो होगी तुम्हारी ओपीसी, एक आएगी तुम्हारी प्राइवेट कंपनी और एक आएगी तुम्हारी पब्लिक कंपनी, ठीक है। क्या लिखेंगे, मिनिमम मैक्सिमम, ओपीसी में मिनिमम भी 1 मैक्सिमम भी 1, नाम क्या है 1 पर्सन कंपनी, ठीक है। दूसरा देखो प्राइवेट कंपनी, कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 200, ठीक है। अब क्या आया, पब्लिक कंपनी कम से कम 7, मैक्सिमम, बस खत्म हो गया। यही चीज है कि नहीं, बताओ कितना ही घुमा फिरा के बात कर लो, इससे ऊपर ये चीज जा ही नहीं सकती। मिनिमम भी देख लिया अपन ने और मैक्सिमम भी देख लिया। ड्यूरेशन ऑफ एग्जिस्टेंस, कंपनी का तो परपेचुअल सक्सेशन है। परपेचुअल वर्ड का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी, जिसका कोई अंत ना हो, और सक्सेशन मतलब उत्तराधिकार। मेंबर्स में कम और गो बट द कंपनी गोज ऑन, मेंबर्स आते रहते हैं जाते रहते हैं लेकिन कंपनी चलती रहती है, इसी को क्या बोला जाता है, परपेचुअल सक्सेशन। एक कंपनी के 5 मेंबर थे, प्राइवेट कंपनी थी, पांचों मेंबर्स जो थे वो किसी काम से जा रहे थे देहरादून, और एक रोड एक्सीडेंट में उन पांचों की डेथ हो गई। क्या कंपनी बंद हो जाएगी, नहीं होगी। बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन उनके शेयर्स उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ट्रांसफर हो जाएंगे एंड द कंपनी विल कंटिन्यू। मेड बाय लॉ कैन बी डिस्ट्रॉयड ओनली बाय लॉ। परपेचुअल सक्सेशन है कंपनी का, किसी भी पार्टनर मेंबर की डेथ, इंसैनिटी या ट्रांसफर ऑफ शेयर से कंपनी बंद नहीं होती, परपेचुअल सक्सेशन। डिफरेंस समझ आए क्या, बताओ मुझे। क्लब वाला बाद में लेंगे, पहले क्या लेंगे, जॉइंट हिंदू फैमिली। कंपनी वाला और ये जो अभी पार्टनरशिप फर्म वाला डिफरेंस पड़ा था, यू हैव टू लर्न एनी 6 डिफरेंस। कोई भी 6 डिफरेंस कर लेना जो तुम्हें सही लगे, समझा मैंने सारे दिए, जो तुम्हें सही लगे एनी 6 देख लेना। आगे क्या दे रखे हैं देखो, HUF के बारे में क्या जानते हो भाई, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है। एक होमोजीनस मेंबरशिप है, एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं, ठीक है। कॉमन फैमिली बिजनेस चलाते हैं, हेड ऑफ द फैमिली को क्या बोलते हैं, कर्ता, उसकी लायबिलिटी कैसी अनलिमिटेड, और बाकी मेंबर्स की कैसी लिमिटेड टू देयर इंटरेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर कर्ता की अगर डेथ हो जाए तो क्या HUF खत्म हो जाएगी, नहीं होगी। क्या होगा, जो सीनियर मोस्ट पर्सन है उसको कर्ता बना दिया जाएगा। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर होने के लिए कितने साल का होना जरूरी है, 18 ईयर्स। लेकिन HUF में पार्टनरशिप इज बाय बर्थ, मेंबरशिप इज बाय बर्थ, मेंबरशिप इज बाय बर्थ। पार्टनरशिप को रेगुलेट करता है पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। HUF इज गवर्न बाय हिंदू लॉ। HUF के प्रोविजन कहाँ दिए हुए हैं, हिंदू लॉ, ठीक है। अपना पार्टनरशिप बनेगी बाय एग्रीमेंट बाय कॉन्ट्रैक्ट, उसको बनाने का दूसरा कोई तरीका ही नहीं है। जबकि हमारी HUF बनती है बाय सक्सेशन, बाय स्टेटस, उत्तराधिकार द्वारा। एक ही फैमिली के मेंबर्स होते हैं ना, कैसे बनी, बाय सक्सेशन। क्लियर है क्या, बताओ।
तो अभी इसी के थ्रू अपन धीरे धीरे इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डिफरेंस क्या आ रहा है, मोड ऑफ क्रिएशन। पार्टनरशिप बनेगी बाय एग्रीमेंट और ये है बाय स्टेटस, मतलब बाय बर्थ, उत्तराधिकार बोलते हैं बाय स्टेटस। सक्सेशन, एचयूएफ कैसे बनती है, बाय स्टेटस, सक्सेशन बाय बर्थ। सेकेंडली, डेथ ऑफ अ मेंबर। अगर पार्टनरशिप फर्म में एक्टिव पार्टनर की डेथ हो जाती है, एक्टिव पार्टनर की डेथ हो जाती है, इट इज अ ग्राउंड फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। एक्टिव पार्टनर की डेथ हो गई, बाकियों से बिजनेस संभल नहीं रहा, इट इज अ ग्राउंड फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। जबकि अगर इधर बात करें, एक मेंबर की डेथ हो जाती है तो एचयूएफ का बिजनेस डिसॉल्व नहीं होता। एक मेंबर की डेथ हो जाए एचयूएफ में तो बिजनेस डिसॉल्व नहीं होता, जबकि डेथ ऑफ अ पार्टनर ऑर्डिनरली डील्स टू द डिसोल्यूशन। बात किसकी चल रही है लेकिन, एक्टिव पार्टनर की। जनरली द डेथ, एक स्टेटमेंट लिखना है यहाँ पे, आगे काफी काम आएगा अपने। जनरली द डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ एक्टिव पार्टनर, generally the death or insolvency of active partner is a ground for dissolution of the firm, is a ground for dissolution of the firm। मुझसे क्वेश्चन पूछा है अभी कि किसी पर्सन का लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो तो कंपनी कौन चलाता है। अगर उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है देन द पावर गोज टू द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है पर्सन और फिर उसको चलाया जाता है। पब्लिक इंटरेस्ट की कंपनी को खत्म नहीं होने देते। यहां समझ आई चीज की नहीं, बताओ बेटा ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ अभी तो इस चैप्टर में सेम ही मान के चल रहे हैं, आगे थर्ड यूनिट के अंदर हम डिफरेंस बताएंगे। जो डिफरेंस है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, पार्टनर्स के बीच में चेंजेस आएंगे लेकिन फर्म कंटिन्यू करती है, और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में पूरी फर्म ही बंद हो जाती है। तो अभी इसमें यहाँ पर बात क्या चल रही है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की बात चल रही है। आगे क्या दिया इसमें, ये पॉइंट समझ आया ना। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, मैनेजमेंट। पार्टनरशिप में तो सारे पार्टनर्स मैनेज करेंगे, एचयूएफ में कौन करता है, करता। मैनेजमेंट पावर किसके पास, करता। ऑल दी पार्टनर्स आर इक्वली एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन बिजनेस। दूसरी तरफ राइट ऑफ मैनेजमेंट जनरली वेस्ट इन द करता, गवर्निंग मेल और फीमेल मेंबर। अब लोअर क्लासेस में अगर तुमने टू स्कूल ऑफ थॉट पढ़ रखे हो, मिताक्षरा स्कूल, दया भागा स्कूल, कुछ पढ़ा था क्या ऐसा, पढ़ा था क्या ऐसा कुछ। मिताक्षरा स्कूल, दया भागा स्कूल, दो स्कूल ऑफ थॉट। ठीक है, एक तो है ना मतलब फीमेल्स को मेंबर कंसीडर करते थे, एक नहीं करते थे, बट अभी आपके लिए कोई इन चीजों का लॉजिक नहीं है। आज के दिन अगर बात करें तो क्या है, फीमेल आर द मेंबर ऑफ द एचयूएफ एंड दे कैन इवन बिकम करता। एक जस्टिस थी नाजमी वाजरी, 1 फरवरी 2016 को आई थिंक इनका एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट आया है, जिसमें इन्होंने बोला कि जो एल्डेस्ट फीमेल मेंबर थी ना, उसको क्या किया था, कर्ता अपॉइंट किया गया था। क्या लिखा हुआ है, एक हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 में अमेंडमेंट आया था, जिसके अंदर इक्वल राइट्स दे दिए गए थे इनहेरिटेंस के। इनको, फीमेल्स को। आज के दिन बात करें, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, इक्वल राइट्स बनते हैं माँ बाप की प्रॉपर्टी में। हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 अमेंडमेंट आया, क्या बोला, मेल एंड फीमेल दोनों ही क्या बन सकते हैं, को पार्टनर बन सकते हैं, किसमें, एचयूएफ में। दे नाउ एंजॉय इक्वल राइट्स ऑफ इनहेरिटेंस। ऑन 1 फरवरी 2016 जस्टिस नाजमी वाजरी ने डिसीजन दिया था, क्या था, कि एल्डेस्ट फीमेल को पार्टनर को क्या बना दिया, करता। ठीक है, तो आज के दिन फीमेल जो है वो एचयूएफ की मेंबर भी हो सकती है और कर्ता भी हो सकती है, ये याद रखना। आगे आया अथॉरिटी टू बाइंड।
काम करेगा, एक पार्टनर जिम्मेदार होगी पूरी फर्म। एवरी पार्टनर हैज अथॉरिटी टू बाइंड द फर्म। दूसरी तरफ अथॉरिटी टू बाइंड किसके पास है? कर्ता। वो कॉन्टेक्ट करेगा और पूरी फैमिली को मानना पड़ेगा, ठीक है ना। अथॉरिटी टू बाइंड इज विथ कर्ता। लाइबिलिटी की बात चल रही है। लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की लाइबिलिटी कैसी? अनलिमिटेड। और अगर एचयूएफ में बात करूं कर्ता की तो अनलिमिटेड, और मेंबर्स की लिमिटेड। को पार्टनर्स बोलते हैं मेंबर्स को। पार्टनरशिप में पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड। एचयूएफ में कर्ता की तो बेटा अनलिमिटेड, और को पार्टनर की ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर इन द लिमिटेड टू देयर शेयर और इंटरेस्ट। लिमिटेड टू देयर शेयर और इंटरेस्ट। नेक्स्ट कहता है कॉलिंग फॉर अकाउंट ऑन क्लोजर। आपकी फर्म जो है वो हो गई डिसॉल्व, तो फर्म डिसॉल्व हो गई तो कोई भी पार्टनर अकाउंट्स की डिमांड कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है। क्या दिया है? A partner can bring a suit against the firm for accounts provided he seeks for the dissolution of the firm. अगर आपकी फर्म डिसॉल्व हुई है तो कोई भी पार्टनर अकाउंट्स की डिमांड कर सकता है, लेकिन अगर एचयूएफ का सेपरेशन हुआ है, डिसोल्यूशन हुआ है, तो कोई भी मेंबर अकाउंट्स की डिमांड नहीं कर सकता जब तक कि कर्ता हाँ ना बोल दे। क्या लिखा है देखो, अ मेंबर इज नॉट एंटाइटल्ड टू आस्क फॉर अकाउंट्स ऑफ फैमिली बिजनेस अनलेस, लिख लो आगे, अनलेस द कर्ता गिव्स द परमिशन। यहाँ पे तो भाई बड़े बूढ़े बैठे हुए हैं, उनकी इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। ये हिसाब किताब चलता है एचयूएफ में, ठीक है ना। कर्ता नहीं चाहे तो आप अकाउंट्स भी देख नहीं सकते। गवर्निंग लॉ यहां तो लगेगा पार्टनरशिप पे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। यहां क्या लगेगा? हिंदू लॉ। माइनर्स कैपेसिटी, माइनर बेनिफिशियरी बन सकता है बट पार्टनर नहीं बन सकता, याद करो, ठीक है। दूसरी तरफ अगर बात करूं, अ चाइल्ड बाय बर्थ बिकम्स अ मेंबर ऑफ एचयूएफ, चाहे उसको डायपर बांधना भी ना आता हो, लेकिन एचयूएफ कहता है कि भाई हम तो मेंबर में काउंट कर लेंगे, मेंबरशिप बाय बर्थ। एचयूएफ फैमिली बिजनेस की बात करें, माइनर बिकम्स अ मेंबर बाय इंसिडेंस ऑफ बर्थ, नो नीड टू वेट फॉर द मेजॉरिटी, नो नीड टू वेट फॉर द मेजॉरिटी। कंटिन्यूटी की बात करते हैं, एक पार्टनर की डेथ हो गई या वो हो गया इंसॉल्वेंट, जनरली अ ग्राउंड फॉर डिसोल्यूशन, अभी लिखा था, ठीक है। दूसरी तरफ बात करते हैं, जॉइंट हिंदू फैमिली हैज कंटिन्यूटी टिल इट इज डिवाइडेड, नॉट इफेक्टेड बाय द डेथ ऑफ अ मेंबर। इवन कर्ता की भी डेथ हो जाए ना तो एचयूएफ खत्म नहीं होती। क्या होता है, सीनियर मोस्ट पर्सन को क्या बना देते हैं? कर्ता, ठीक है। इट इज नॉट इफेक्टेड, इट्स एग्जिस्टेंस इज नॉट इफेक्टेड बाय द डेथ ऑफ अ मेंबर। मैक्सिमम नंबर बताओ भाई, पार्टनरशिप में 50, एचयूएफ में डिपेंड्स ऑन फैमिली प्लानिंग, ठीक है। यहाँ कोई लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं है बाय लॉ। नेक्स्ट क्या आ रहा है तुम्हारा, नंबर ऑफ मेंबर्स के बाद शेयर इन बिजनेस। शेयर इन बिजनेस की बात करें तो पार्टनरशिप में तो डिफाइंड शेयर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है कि नहीं होता है? पीएसआर नहीं है तो इक्वली यूजुअली डिफाइंड होता है कि नहीं होता है? बताओ। यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग वन है, कैसे फ्लक्चुएट करता है देखो, अगर किसी की डेथ हो गई तो बाकियों का हिस्सा बढ़ जाएगा, अगर किसी नए का बर्थ हो गया देन बाकियों का हिस्सा कम हो जाएगा ना। एनलार्ज्ड बाय डेथ, डिमिनिश्ड बाय बर्थ, एनलार्ज्ड बाय डेथ एंड डिमिनिश्ड बाय बर्थ। क्लियर है क्या? बताओ। ये हमने डिफरेंसेस पढ़े हैं, किसके बीच में पढ़ लिया अपन ने? पार्टनरशिप फर्म और एचयूएफ, है ना, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अब ये इंपॉर्टेंट लगाना भाई, यहाँ 4 ही डिफरेंस है बेटा, और 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आज का अपना ये लास्ट टॉपिक रहेगा, पार्टनरशिप और को ओनरशिप के डिफरेंस है, टोटल 4 डिफरेंस है। देखो, को ओनरशिप बेटा 2 तरीके से हो सकती है, फादर की प्रॉपर्टी 2 बेटों को मिली, को ओनर्स हैं कि नहीं है बताओ, है ना। दूसरा, मैंने और आपने मिलकर के 100 मोबाइल सेट खरीदे, वी आर ऑल्सो को ओनर्स, है कि नहीं बताओ। इट कैन अराइज आइदर बाय एग्रीमेंट और बाय स्टेटस,
सही है कि नहीं बताओ? इट कैन अराइज आइदर बाय एग्रीमेंट और बाय स्टेटस। फादर की प्रॉपर्टी मिली, दो बेटों को, सक्सेशन ही तो है स्टेटस, ठीक है, और मैंने और आपने एग्रीमेंट किया, तो ये वाला बन गया हमारा पॉइंट नंबर 1। पार्टनरशिप कैसे बनेगी हमारी? बाय कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, बाय एग्रीमेंट ना। दूसरी तरफ इट कैन अराइज आइदर बाय एग्रीमेंट और बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ सच एज इनहेरिटेंस, उत्तराधिकार द्वारा, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। फादर की प्रॉपर्टी दो बेटों को मिली, मैंने इसी का ऑपरेशन दिया, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, इनहेरिटेंस। इम्प्लाइड एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी कहाँ होती है? पार्टनरशिप में। ट्रू टेस्ट है उसी का, पार्टनरशिप का, तो ठीक है, क्या लिखा? हर पार्टनर बाकी पार्टनर्स का एजेंट है, लेकिन एक को ओनर बाकी को ओनर्स का एजेंट नहीं होता, नहीं होता ना। दूसरी तरफ अब तीसरा पॉइंट आ रहा है, नेचर ऑफ इंटरेस्ट। पार्टनरशिप में हर पार्टनर का कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट होता है। अभी याद करो, मैंने एक लाइन लिखाई, इट इज द जॉइंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द पार्टनर्स इन विच ऑल द पार्टनर्स हैव कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट, लिखवाया था। तो ये क्या बोला यहाँ पर कि पार्टनरशिप में कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट होता है, कॉमन इंटरेस्ट होता है सभी पार्टनर्स का। क्या करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉसेस मस्ट बी शेयर। को ओनरशिप में जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट और लॉस की शेयरिंग हो, को ओनरशिप में जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट लॉस की शेयरिंग हो, और जरूरी नहीं है कि बिजनेस हो। जबकि पार्टनरशिप में बिजनेस का होना कंपलसरी है और प्रॉफिट लॉस की शेयरिंग भी कंपलसरी है। लॉस की हो या ना हो, प्रॉफिट की तो कंपलसरी है। पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली लिया था ना कल, तो लॉस की शेयरिंग तो जरूरी नहीं है, लेकिन प्रॉफिट की शेयरिंग तो जरूरी है, ठीक है ना। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, अभी पढ़ा था आपने कि पार्टनरशिप फर्म में इंटरेस्ट ट्रांसफर करना मुश्किल होता है, बाकी सभी पार्टनर्स की कंसेंट लेनी पड़ती है, बताया था ना। 5 पार्टनर, हमारा ई जो है ट्रांसफर करना चाहता है मिस्टर एक्स को, तब तक नहीं कर सकता जब तक ये चारों बंदे हाँ ना बोल दे, यही था ना। अब इधर देखो क्या लिखा हुआ है, एक को ओनर अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर सकता है, बाकी को ओनर्स के इंटरेस्ट की कोई जरूरत नहीं है, कंसेंट की जरूरत नहीं है। एक फादर की प्रॉपर्टी मिली दो बेटों को, ठीक है, मिस्टर ए मिस्टर बी, ठीक है। मिस्टर ए अपना हिस्सा बेच करके आराम से दूसरी जगह घर बनवा सकता है, एम आई राइट और नॉट? ठीक है, नो नीड टू टेक कंसेंट ऑफ अदर बंदा जो भी है ना। ये समझ आई कि नहीं आई बात बताओ? तो को ओनर में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट जो है किया जा सकता है विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर को ओनर्स। कर लोगे यहाँ तक? तो आज मैंने यहाँ तक तुम्हें करवा दिया है, होपफुली अपना कल जो है ये चैप्टर काफी हद तक पहुंच जाएगा किनारे, परसों कंप्लीट होगा अपने। कोई क्वेरी है किसी की तो मुझसे पूछ सकते हो। जयंत, अर्पण, एनीवन? गायत्री, चंद्र प्रकाश, एनी क्वेरी? नहीं? तो चलो फिर अपन वाइंड अप करते हैं बेटा। हाँ, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, जुडिशरी के बनाए हुए लॉज हैं, दीज आर द पर्सनल लॉज, और इनकी एप्लीकेबिलिटी जैसे हिंदू लॉ इज एप्लीकेबल ओनली ऑन हिंदूज नॉट ऑन मुस्लिम। ये पर्सनल लॉज अपने कंट्री में दो अलग से चलते हैं, हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ इज ओनली गवर्निंग द मुस्लिम्स। लॉ हमेशा कौन बनाता है? लेजिस्लेचर। उसको लागू कौन करवाता है? एग्जीक्यूटिव। और डिसीजन देना, कल को डिस्प्यूट हो गई तो वो काम कौन करेगा? जुडिशरी। 3 ऑर्गन्स हैं जो मैनेज करते हैं।